हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति। हाँ, त्रिकोणमिति इसको हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है बहुत पहले से ही ये चला आ रहा है। इससे हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ही, लेकिन इसके थोड़ा हम लोग हिस्ट्री के बारे में भी जान लें। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रिगोनोमेट्री है बहुत समय पहले मिस्र के जो लोग थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे और बेबीलोनिया के, ठीक है, तो इसका यूज किया करते थे और इससे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। आज भी हम लोग जो इंजीनियर्स होते हैं उसका इसका हेल्प लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, उसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए वो लोग उसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हमारे जो देश के जो जाने माने मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ जो थे, और उनको एस्ट्रोनॉमर्स भी बोला जाता है। खगोल शास्त्र के बहुत ही जाने माने आदमी थे। तो ये जो खगोल शास्त्र के खगोल शास्त्री बोलते हैं, और ये एस्ट्रोनॉमर थे हमारे देश के आर्यभट्ट। ठीक है, तो उन्होंने आर्यभट्ट जो थे उन्होंने 500 ईस्वी यानी 500 ईस्वी में 500 एडी में उन्होंने क्या किया था, 500 एडी में एक वर्ड लाया था साइन। ठीक है, जिसको आज हम लोग साइंस SIN के रूप में यूज करते हैं ना। बाद में इसका यूज हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा इसके रूप में यूज करने लगे। ठीक है, तो कॉस थीटा भी अलग वर्ड, ये जो कॉस जो एंगल हम लोग फाइंड करते हैं कॉस थीटा, ये भी एंगल है ना, इसका भी हिस्ट्री है। और ये साइन के बहुत बाद में आया कॉस और टेन, जिसको हम लोग कोसाइन और टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब साइन के बाद आया है ना। तो सबसे पहले ये जो साइन वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था, जो हमारे देश के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे जो। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज किस लिए किया था, बड़े बड़े जो हेवनली बॉडीज होते हैं है ना, सन हो गया, ठीक है, जो खगोलीय पिंड बुलाया जाता है। ठीक है, तो सन हो गया और इसके बीच का जो डिस्टेंस अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सूर्य है या जितने सारे प्लैनेट्स हैं उसके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो एंशियंट पीरियड में यूज किया था, तो ये जो यूज किया था तो इसका हेल्प लिया था ट्रिगोनोमेट्री का। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और बात कि आप ये जो पढ़ने जा रहे हो एग्जाम से हमेशा इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझ रहे हो कि सबसे पहले मिस्र और बेबीलोनिया जो कंट्री था, सबसे पहले इसका यूज किया था उन्होंने, और इससे जुड़े बहुत सारे उन्होंने मोन्यूमेंट्स बनाए थे। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उसके के बारे में। और यहाँ पे हम लोग TSUs की बात बोलते हैं, यानी कि उसको बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सबसे पहले जो साइन वर्ड आया था, ये साइन आर्यभट्ट ने यूज किया था, तो इसका मतलब इसका उन्होंने अर्थ लगाया था अर्धज्या, उसको अर्धज्या बोलते हैं या अर्धजीवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बाद में इसका यूज लोग जो है करने लगे। साइन का यूज जो है, साइन इसका मतलब हो गया कि वक्र करना, यानी वक्र मतलब हो गया कर्व। ठीक है, कर्व हो गया, वक्र हो गया, तो ये साइन का उन्होंने यूज किया था। ठीक है, तो कर्व के रूप में यूज किया था। बाद में ये जो है साइनस का रूप ले लिया। ठीक है, जिसको हम लोग SINUS के रूप के नाम से जानते हैं। ये साइनस जो है पूरे यूरोप में है ना, जो मैथमेटिक्स के लेसन्स थे, गणितीय जो पार्ट थे, उसमें जो है इसका यूज होने लगा। और बाद में जो एडमंड गुंटेर थे, एडमंड गुंटेर एक उसको बोल सकते हैं अंग्रेज जो थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, तो एडमंड गुंटेर ने इसका यूज जो है SIN के रूप में सबसे पहले। ठीक है, ये जो साइन हम लोग पढ़ते हैं, तो इन्होंने एडमंड गुंटेर जो थे उन्होंने क्या किया था, इसको इस साइन को SIN के रूप में सबसे पहले डिनोट किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था साइन के बारे में। अब कोसाइन के बारे में हम लोग चलते हैं। तो कोसाइन यानी कॉस जो हम लोग आज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉस यूज करते हैं, कॉस के लिए और टेंजेंट के लिए। ठीक है, तो कॉस और टेंजेंट दोनों ही इस साइन के जो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, यानी इसके बाद आया, बहुत बाद आया था कोसाइन और टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो कोसाइन जो हम लोग बात करते हैं, तो कोसाइन और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये कोसाइन, सबसे पहले उनका नाम था एक अंग्रेज थे, गणितज्ञ थे वो भी, तो उनका नाम था जोनास मूरे नाम था उनका।
तो सबसे पहले उन्होंने इस कोसाइन को जो हम लोग देखते हैं कोसाइन, ठीक है, तो कोसाइन को सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इसको कॉस के रूप में उसको बोला है कि इसको शॉर्टकट लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले कोसाइन जो है उसको कॉस के रूप में इनको लिखा गया था। वो किन्होंने लिखा था, तो वो भी एक अंग्रेज ही थे जिनका नाम था जोनास मूरे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो ये जो कोसाइन है इसको हम लोग कोसाइनस के नाम से पहले इसका यूज किया गया था, कोसाइनस के रूप में। तो इसका मतलब ही उन्होंने लिख दिया था कि कोटि ज्या, इसको बोलते हैं हिंदी में कोटि ज्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये था कोसाइनस। और ये जो आप देख रहे हो 1674 में जो अंग्रेज जो गणितज्ञ थे, जिसको हम लोग मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, तो इन्होंने 1764 में यानी 1674 में इन्होंने इस कोसाइन जो है, कोसाइन वर्ड है, इसको इन्होंने कॉस के रूप में बोला था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये था इसकी हिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे जो इसके बारे में बोल सकते हैं हम लोग कोसाइन और जो साइन या टेंजेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके सारे जितने ट्री रेशियोज उसको बोल सकते हो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके बारे में। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कितने, 6 होते हैं, ठीक है। तो ये जितने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये इससे जितने फ्रेंड्स होंगे आपके वो जुड़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 6 बोल सकते हैं टी रेशियोज होते हैं। तो 6 टोटल टी रेशियोज कितने होते हैं, यहाँ पे 6 टी रेशियोज होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं उस सारे टी रेशियोज के बारे में। तो टी रेशियो जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हम लोग बोल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और इंग्लिश में इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको छोटा में हम लोग टी रेशियोज बोलते हैं। और ये जो टी रेशियोज होते हैं टोटल कितने होते हैं, तो इनके जो संख्या होती है वो है 6, ठीक है। तो 6 टी रेशियोज होते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है क्या, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं, जैसे एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, और इसका एंगल, इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेते हैं ABC से, इसको डिनोट कर लेते हैं इस ट्रेंगल को, जिसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे जो हम लोग एंगल लेंगे इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, यानी कि जो हम लोग एंगल लेने जा रहे हैं इस ट्रेंगल में, पूरे 10th क्लास में आप एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ोगे। जो भी एंगल लोगे इस ट्रेंगल में वो एक्यूट एंगल ही होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब हम लोग जानते हैं हिंदी में इसको न्यून कोण के नाम से जानते हैं। न्यून कोण जो होता है, और ये न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री के बीच में होता है, तो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ये एक्यूट एंगल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 से कम होना चाहिए। प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 से कम होता है, यानी सबसे बड़ा एंगल जो होता है यही 90 डिग्री होता है। इसके अपोजिट जो साइड होते हैं, यानी इसकी सम्मुख भुजा उसको बोल सकते हो, अपोजिट साइड सबसे बड़ा होता है इस AB से BC से, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसमें बात करें कि इसमें बताओ कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, यानी कि इसका लंब, आधार और खंड कौन कौन सा होगा, तो बहुत ही आसानी से आप कह सकते हो कि ये जो आप खड़ा वर्टिकल देख रहे हो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हो, 9th में ऐसे ही पढ़े हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन दे देता है कि अगर एंगल दिया हुआ हो तो यहाँ पे ये जो आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस बोलते हो ये चेंज हो जाएंगे। तो कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे अगर एंगल हम लोग दे देते हैं कि यहाँ पे ए छोड़िए C की बात करते हैं, अगर एंगल यहाँ पे दिया हुआ हो कि थीटा एंगल दिया हुआ है, तो इसके अनुसार आप परपेंडिकुलर और बेस का निर्धारण करोगे, डिसीजन लोगे कौन सा बेस है कौन परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेनस कंफर्म होता है, क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने यानी कि उसके अपोजिट जो साइड होते हैं, जो भुजा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये तो कंफर्म होता है, यानी 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। लेकिन जैसे ही थीटा एंगल अगर दे दिया तो थीटा के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है उसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जानेंगे। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी बोलते हैं लंब, ठीक है, और इसका होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और इसका बेस मतलब हो गया कि आधार, ठीक है, यानी ये आधार हो गया, कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके अनुसार हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लेते हैं,
और ये जो आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, इसमें भी ये एंगल है ABC, PQR लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल दे दिया कि ये एंगल थीटा है। थीटा मतलब हो गया कोई भी एंगल, मतलब 0 से लेकर के 90 के डिग्री के बीच में कोई भी एंगल थीटा का वैल्यू ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो थीटा एंगल होगा वो आप देख सकते हो इस P के सामने P एंगल बना रहा है, थीटा एंगल कोई इसका अमाउंट हो सकता है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री को भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा के सामने वाला जो साइड हो गया, अब ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का काम अब ये करेगा, यानी थीटा एंगल के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ठीक है। और हाइपोटेनस जैसा है वैसा ही रहेगा। एंगल जो 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है उसके जो अपोजिट साइड वाला साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ परपेंडिकुलर चेंज हो गया। यहाँ पे अब ये बच गया क्या, आधार, यानी कि बेस का काम अब ये करेगा, ठीक है, बी। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बारे में कौन कौन सा एंगल होता है इसके बारे में समझेंगे। जैसे होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ऐसे ही होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और होता है कॉट थीटा। तो ये टोटल हो गए 6। अब 6 यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार कि फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। जैसे जो टी रेशियोज होते हैं टोटल वो होते हैं कितने, तो टी रेशियोज होते हैं टोटल 6 टी रेशियोज, और टी रेशियोज होते हैं टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है तो इसको हम लोग पहला लिख लेते हैं। क्या होता है तो पहला होता है साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्या होता है तो हम लोग अगर एंगल थीटा लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप थीटा यहाँ लिखो, यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हो, थीटा की जगह आप एक्स भी लिख सकते हो। कब लिखोगे, जब जैसे एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ हो और एबीसी में ये साइड एसी है जो हाइपोटेनस हो जा रहा है, और इस थीटा को हम लोग एक्स मानते हैं, तो यहाँ पे एक्स ही लिखोगे, ठीक है। यानी कि आपके अनुसार आप जो एंगल मान रहे हो उसी के अनुसार आप इस साइन के साथ लगाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद आता है क्या, कॉस थीटा आता है, और 3rd नंबर में आता है टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 4 नंबर में आएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। और 5 नंबर में क्या आने वाला है तो इसका आ जाएगा सेक थीटा, और 6 नंबर आएगा इसका कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो टोटल टी रेशियोज हो रहे हैं कितने, 6 हो रहे हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो रहे हैं। अब इस जो आप 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे हो, इस सब के बारे में हम लोग डीपली चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर ले रहे हैं, और इस ट्रायंगल में देखते हैं किसको हम लोग क्या मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, और इस ट्रायंगल में आप जैसे एक ट्रायंगल है, इसका हम लोग ABC नाम दे देते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ABC जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें ये एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आप जैसे मान लो यहाँ पे एंगल एक थीटा है, ठीक है, थीटा की जगह आप कोई भी एंगल ले सकते हो, और ये थीटा जो है एंगल को डिनोट कर रहा है, और ये थीटा एक्यूट एंगल को डिनोट कर रहा है, न्यून कोण को डिनोट कर रहा है, यानी कि इसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो थीटा एंगल लिए हैं, तो इसके अनुसार अब हम लोग डिसाइड करेंगे कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, और कौन हाइपोटेनस होगा। जैसे यहाँ थीटा के सामने जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, कि परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि लंब, इसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। और ये जो 90 डिग्री के सामने जो साइड है, अपोजिट साइड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस बोलेंगे। यानी इसको हिंदी में बोले तो कर्ण बोलेंगे, और ये होता है क्या, बेस, ठीक है, इसको आधार बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि जैसे ही थीटा देखो उसका अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसके बारे में जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अभी जिक्र किया है, उस सारे का फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लें। जैसे साइन, अगर साइन थीटा हो, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है और बाई हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बोले तो ये होता है लंब, और बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे ए बी हो गया, ठीक है, और बी एच कौन सा है, इसको एच बोल सकते हैं, इसको बी बेस हो गया, और पी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, यानी ए बी हो गया, और कर्ण यहाँ पे ए सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब सेकंड नंबर में क्या आता है, कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। यानी बेस कौन सा है इसमें, इसको हम लोग हिंदी में बोले तो आधार बटा यहाँ पे क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है,
और आधार यहाँ पे कौन सा है तो इसका BC हो जाएगा, और कर्ण इसका क्या है तो AC हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको cos थीटा भी समझ गए। अब हम लोग tan थीटा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि ये होता है हिंदी में बोले तो लंब, और ये यहाँ पे इसका हो जाएगा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे अब लंब कौन सा है तो AB यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, और आधार यानी बेस हो जाएगा BC। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हो, आप अगर इसमें 3 फॉर्मूलों को याद कर लिए तो इसका ऑपोजिट बाकी 3 होते हैं। जैसे साइन का ऑपोजिट कौन सा होता है, इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हो। तो इस 4 नंबर में आ जाएगा, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। ऑपोजिट बोले तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया कि अगर ये साइन थीटा है तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/sin थीटा का मतलब क्या हो गया, 1/sin थीटा का मतलब क्या हो गया कि यहाँ AB है, AB/AC है, तो यहाँ पे AC/AB हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो, तो AC का मतलब क्या हुआ हाइपोटेनस, और AB का मतलब क्या हुआ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी कि इसको बोलेंगे कर्ण और यहाँ बोलेंगे लंब। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोसेक थीटा इस साइन थीटा का क्या हो गया अपोजिट हो गया। यानी अब 5 नंबर पे बात करें तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, यानी 1/cos थीटा होता है। 1/cos थीटा का मतलब बोले तो AC/BC, और AC/BC मतलब क्या हुआ यानी हाइपोटेनस बाई बेस, यानी इसका हिंदी में बोले तो कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर एक और बच गया, यहाँ पे आता है इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/tan थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब B/P हो जाएगा, यानी इसका मतलब BC/AB हो जाएगा। तो BC मतलब क्या हुआ बेस, और AB मतलब क्या हुआ तो परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में बोलते तो ये आधार, और ये हो जाएगा नीचे इसका लंब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो। अब थोड़ा सा हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे और अच्छा समझ में आ जाए कि ज्यादा ये आप देख सकते हो बहुत सारा चीज लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा गड़बड़ समझ में आ सकता है या आपको दिक्कत हो जा सकता है, तो इसको और हम आसान से लिख देते हैं आसानी से। जैसे शॉर्टकट में, जैसे पहला नंबर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, अच्छा दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि आधार बाई कर्ण। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर में अभी हम लोग क्या सीखें तो इसके बाद सीखे हम लोग टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है तो P/B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 4 नंबर जो होता है इसका उल्टा हो गया कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होगा कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, और 6 नंबर क्या होता है 10 का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे B/P यानी कि इसका आधार बटा लंब। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे इसका एक और फॉर्मूला इसी से निकला हुआ। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। ठीक है, जैसे हम लोग एक और फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। पहला फॉर्मूला क्या बनता है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है क्या कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है तो होता है कॉसेक थीटा। दूसरा हम लोग क्या सीखे कि कॉस थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है तो सेक थीटा का। तीसरा हम लोग क्या समझे कि टेन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है कॉट थीटा का। और ऐसे ही जो चौथा होता है यानी कि ये इसी को हम लोग उलट फेर करें तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है तो साइन थीटा का। ऐसे ही अब हम लोग बात करें जो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है तो वो होता है कॉस थीटा का। ठीक है, वैसे ही हम लोग अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा उल्टा होता है किसके, रेसिप्रोकल किसके होता है तो टेन थीटा के। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स। इसी से और एक फॉर्मूला तैयार हो गया। जैसे पहला की बात करें, पहला फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं कि साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, यानी इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसी से रिलेटेड कॉस थीटा यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा इज इक्वल टू ये भी आएगा 1। और तीसरा हम लोग क्या सीखे कि टेन थीटा इज इक्वल टू इंटू कॉट थीटा होता है और ये भी होता है
1। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो, इससे एक हम लोग केवल शुरुआत में हम लोग एक फॉर्मूला तैयार किए थे और उसको हम लोग मात्र 3 को याद किए और 3 से इतने सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। हम लोग को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको बार बार ये दिक्कत हो रहा है तो आप बार बार किसी क्वेश्चंस को बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाइए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपने आप वो जो है समझ में आ जाएगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला कभी रटा नहीं जाता है, उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, सारे फॉर्मूले आप अपने आप यहाँ पे बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इतने सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। और भी बहुत सारा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि क्या एंगल जो हम लोग साइन थीटा टी रेशियो के बारे में समझे, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, तो क्या उसका इफेक्ट जो होगा, यानी साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, इस सब का वैल्यू अगर ट्रायंगल का साइज अगर चेंज करे तो क्या ट्रायंगल का साइज अगर चेंज करेंगे तो इसके वैल्यू में भी चेंज आएगा? तो स्टूडेंट्स ये नहीं होगा। यानी कि जो ट्रायंगल अगर बड़ा हो जाए और छोटा हो जाए तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी उसके साइज अगर बड़ा छोटा हो जाए तो भी उस टी रेशियोज का वैल्यू सेम ही होने वाला है। तो क्या ये सही बात है? इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे क्या ये सही है कि गलत है। जैसे अभी हम लोग क्या यहाँ समझे, एक थ्योरम हमारे पास आ गया। अभी हम लोग समझे क्या थे कि साइज के बारे में, कि साइज अगर बड़ा हो या छोटा हो, क्या उसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, टी रेशियोज हैं, क्या उसमें चेंजेज आएगा? तो नहीं आएगा। तो कैसे नहीं आएगा, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ एक थ्योरम आ गया आपके पास। क्या है कि कह रहा है कि सो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि आपको शो करना है कि जो जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें उसका जो वैल्यू होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम लोग उसके ट्रायंगल के साइज को चेंज कर दें, यानी छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा करें, तो उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। ये आपको साबित करना है। बताइए कैसे? तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं अपने मन से और इसका कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं और एक अनदर ट्रायंगल यानी दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं जो इससे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे इसको पी क्यू लिख लेते हैं और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं जो इससे भी बड़ा है और यहाँ पे हम लोग एक और ट्रायंगल ले लिए और इसका नाम हम लोग आर एस लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल हैं और इसमें हम लोग एक एंगल मान लेते हैं कि सी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सी एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन गए और तीनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो देखेंगे कि क्या इसका जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी और पी क्यू सी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और पी क्यू सी ये भी एक राइट एंगल बन रहा है। तो देखेंगे कि क्या इसमें सही बात है, ये जो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं एंड ट्रायंगल और एक और ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू सी। तो पी क्यू सी में आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप सिमिलरिटी के नाम सुने होंगे, यानी समरूपता जिसको हम लोग बोलते हैं। और सिमिलरिटी ऐसा एक सिंबल होता है ना, जिसको हम लोग समरूपता या सिमिलरिटी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिमिलर करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ए बी सी और पी क्यू सी में देखो यहाँ पे ए सी बी, इस ए बी सी की बात करते हैं तो ए सी बी जो एंगल है, यानी एंगल ए सी बी, ये इक्वल किसके है? तो पी सी क्यू के। यानी ये जो पी सी एंगल बन रहा है क्यू, वो भी एंगल थीटा ही है और पी सी क्यू आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों का वैल्यू थीटा है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक और इक्वल होगा, वो होगा ए बी सी जो एंगल है, यानी इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू सी के। तो यहाँ पे एंगल पी क्यू सी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो दोनों 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो दोनों एंगल हैं क्या है आपस में, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जो क्रमशः एंगल है, इसके संगत जो कोण है वो आपस में इक्वल हो गए। जैसे ही इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू सी दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप। ठीक है, तो जैसे ही ये समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनके जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे? साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि समानुपाती होंगे और इसके एंगल्स आपस में इक्वल तो है ही। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी में जो ये बी सी साइड है BC, तो इसका BC जो होगा इसके CQ के प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है। और इसका जो एसी साइड है, जिसको हम लोग कर्ण बोल सकते हो, यानी हाइपोटेनस, इसके हाइपोटेनस के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि प्रोपोर्शनल होगा पीसी के। और वैसे ही ये ए बी जो होगा इसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी क्यू के। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हो, जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं तो इसके साइड्स और एंगल्स, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं, और एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही साइड प्रोपोर्शनल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा में ये देखो हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने, और ये हो गया बेस। जैसे हम लोग साइन थीटा की बात करें और कॉस थीटा के, साइन थीटा की बात करें तो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए एसी है, ए बी है, तो अब थोड़ा सा हम लोग इसकी बात करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एसी है और यहाँ ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस AC को लेके चले आ जाएंगे इधर, और इस PQ को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स PQ यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे बाई PC है तो ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे इस AC को यहाँ लेके आ जाएंगे तो AB बाई हो जाएगा क्या, AC। अब स्टूडेंट्स देखो PQ बाई PC की बात करें तो PQ इस ट्रायंगल PQC में आ जाते हैं, तो PQ और PC देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो PQ को हम लोग क्या लिख देंगे, P, और इस PC को क्या लिख देंगे, इस PC को H लिख देंगे, और P बाई H। तो क्या देखेंगे कि इस ABC ट्रायंगल में क्या सेम है, ये सही है। तो देखेंगे AB की बात करें तो इसमें भी AB परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और AC हाइपोटेनस का काम कर रहा है तो इसमें भी हाइपोटेनस है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हो कि जो ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, दोनों केस में सेम ही एंगल आ रहा है, सेम साइड है और सिमिलर साइड है, सिमिलर सेम एंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर इसमें अगर हम लोग ट्रायंगल का साइज में चेंजेस करें तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो सारे जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उसका सबका वैल्यू सेम ही आने वाला है। वैसे ही हम लोग कॉस थीटा की बात करें, अच्छा एक यहाँ तो कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, B बाई H होता है। तो बेस यहाँ पे आप देख सकते हो, बेस कौन सा है, BC है, यानी ये BC है, और यहाँ पे हम लोग इसको ले लेंगे और एक ले लेंगे बेस, और हाइपोटेनस AC को ले लेंगे, यानी BC और AC। यानी यहाँ पे अगर हम लोग इसका रिलेशन करें तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू भी सेम ही आने वाला है, और टेन थीटा का भी वैल्यू आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, अगर हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो भी इसमें भी वैसा ही होगा जैसा कंडीशन इस दोनों में के साथ हुआ, और अगर इसको लें तो भी वैसा ही होगा क्योंकि सारे का एंगल सेम होने वाला है। तो जिस ट्रायंगल में दो एंगल अगर सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल है। हाँ, तो सिमिलर ट्रायंगल यानी उसके एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, और वो जो ट्रायंगल होगा उसके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, यानी समानुपाती होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अगर ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो, सिमिलर ट्रायंगल छोटा बड़ा हो तो उसके टी रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें एक बात और समझना है कि क्या अगर साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है, यहाँ पे कहता है कि इसका जो वैल्यू होता है हमेशा एक से कम होता है, यानी 1 जो वैल्यू होता है उससे हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कम ही होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा वैल्यू होता है हमेशा वो 1 से कम होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से ये भी कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे हम लोग ट्रायंगल की बात कर लें, यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया है ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस ABC ट्रायंगल में यहाँ पे एक एंगल थीटा बनाता हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा। अब इसमें देखो कि क्यों ऐसा होता है, तो साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखते हैं, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमेशा छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जिस ट्रायंगल में एंगल का जो अपोजिट साइड
देखते हैं कि एंगल्स में अगर जो एंगल सबसे बड़ा होता है तो उसका अपोजिट साइड भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यानी इस सारे एंगल्स में ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये सबसे बड़ा, इस सारे एंगल्स में ये सबसे बड़ा एंगल होगा, इसलिए इसका अपोजिट जो साइड होगा AC वो इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी इन दोनों से बड़ा होगा ये हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़े होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इन दोनों यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यानी इस दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तब जाकर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग अच्छा से क्लियर हो गया कि हाइपोटेनस हमेशा इन दोनों से कंपेयर किया जाए इसका तो हमेशा ये क्या होगा, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए हम लोग जो वैल्यू लेते हैं 5 यहाँ पे हाइपोटेनस, और यहाँ पे अगर हम लोग 4 ले लें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 जैसे ही होगा यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.8 आएगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये हमेशा 1 से यहाँ छोटा आ गया, ठीक है। तो हर स्थिति में यहाँ पे क्या होगा कि ये छोटा आने वाला है। वैसे ही cos थीटा के साथ भी वैसे ही होता है कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H यानी कि आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे B हमेशा इस H से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 आता है तो 3/5 करो, 3/5 जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी जो साइन cos थीटा का वैल्यू है वो क्या हो गया, यहाँ पे 1 से छोटा हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के हिसाब से या बेस के हिसाब से देखते हैं। स्टूडेंट्स एक और बात आप ध्यान रखिए, कहता है कि चेक कीजिए क्या हमने जो ट्रायंगल बनाया है इसका जो वैल्यू लिखा है वो सही है कि नहीं है। तो बहुत सारी जगह हम लोग देखते हैं क्या कि हाइपोटेनस को छोटा कर दिया जाता है और किसी परपेंडिकुलर और बेस को किसी में एक बड़ा कर दिया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या है, बड़ा है कि छोटा है, या ट्रायंगल सही बनाया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस हमेशा, अभी बताएं कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होना चाहिए और परपेंडिकुलर बेस दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका परपेंडिकुलर वैल्यू जो है 5 आ गया, यानी ये जो आप फिगर बनाए हो फिगर सही है, लेकिन जो आप क्वेश्चन तैयार किए हो वो गलत हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। और स्टूडेंट्स साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है और कॉस थीटा का भी 1 से छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज इस वीडियो में यहाँ तक समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमको ये पता चले। और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ें, ठीक है। इससे आपको जो है आपको तो लाभ होगा ही, आपके फ्रेंड्स को भी लाभ होगा। थैंक यू।